नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सरकार को पड़ी उस डांट की जिसमें यह कहा गया कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास में इतना पैसा अचानक बढ़ कैसे जाता है। बढ़े लेकिन उसका रिसोर्स बताना चाहिए कि खुद और संपत्ति किस तरह से बढ़ रही है, परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ रही है, उनके रिसोर्सेज क्या है। अब 12 सितंबर को सरकार को जवाब देना होगा। लाख बहाने बनाने की कोशिश की गई लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। बड़ा सवाल यहां पे यह है कि जिन नीति निर्माताओं को इस कदम में हाथ बढ़ाने चाहिए थे वहां कोर्ट को दखल करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि मुल्क में चाहे लाल बत्ती हटाने की बात तो हो या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि के उन नेताओं को चुनाव लड़ने से बाहर करने की बात हो, वो तमाम फैसले अदालत के निर्देश के बाद ही हमारे यहां पे जो चुनाव आचार संहिता है उसमें बदलाव हुआ है। जबकि ये संसद का काम था, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम था कि एक आदर्श आचार एक इस तरह की संहिता बनाई जानी चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो बाहर रहें। अब अगर बात होगी संपत्ति की तो उसमें भी यही होगा कि अदालत के दखल के बाद ही शायद कुछ परिणाम निकल सके और ये बात सामने आ सके। क्योंकि कई बार ये बात कही जाती है कि ब्लैक मनी आउट ऑफ सिस्टम, ये कैसे होगा? ये तभी होगा कि जब राजनीतिक और ब्लैक मनी दोनों का अगर गठजोड़ होगा। इसी तरह से कई बार चर्चा आती है कि माफियाओं का, अपराधियों का, राजनीतिक दलों का गठजोड़ है, वो तभी टूट सकता है कि पैसे की भूख खत्म हो। खैर चलिए, पूरे प्रकरण को हम एक बार आपको सुनाएंगे। उसके बाद वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ हैं, जो फॉर्मर एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहे हैं। श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पंकज जोशी साहब जयपुर के पूर्व महापौर और भाजपा नेता हमारे साथ हैं। एक बार जरा देखिए कि अदालत की क्या टिप्पणी रही और क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं की बेतहाशा बढ़ती संपत्ति पर सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि नेताओं की बढ़ती संपत्ति पर सरकार विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। रिपोर्ट में केंद्र को बताना होगा कि सरकार की जांच कहां तक पहुंची है और क्या एक्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है कि जो सूचना सीबीडीटी हलफनामे में दी गई है वो भी अधूरी है। अदालत ने सरकार से 12 सितंबर तक इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है। नेताओं की बेतहाशा बढ़ रही संपत्ति अक्सर ही विवाद का विषय रही है। अकूत संपत्ति बढ़ोतरी को लेकर करीब 289 नेताओं के नाम शामिल हैं और इसमें हर राजनीतिक दल का कोई न कोई नेता शुमार है। कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जिनमें इनकी संपत्ति में पिछले 5 सालों में 500% का उछाल आया है। इस पर राजनेताओं का तर्क होता है कि व्यापार से उनकी संपत्ति में इतना उछाल आया है, लेकिन कोर्ट चाहता है कि इसकी हर स्तर पर जांच होनी चाहिए। इससे स्पष्ट हो सके कि नेताओं की आय में हुई वृद्धि कानूनी तौर पर सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट लगातार चुनाव, राजनीति या अन्य कई मसलों पर सरकार से सवाल जवाब करता रहा है। यहां तक कि चुनाव सुधार को लेकर कई अहम फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से ही आ सके हैं। आपराधिक और सजायाफ्ता प्रत्याशियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखाने का श्रेय भी सुप्रीम कोर्ट को जाता है। लेकिन यहां सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टियां क्यों नए सुधारों की तरफ पहल नहीं करती हैं। हर बार किसी बड़े सुधार के लिए न्यायपालिका को ही क्यों हस्तक्षेप करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो अभी आपने सुना कि 500% का इजाफा अगर किसी की संपत्ति में हो तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का एडीआर के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया है कि जब आप इलेक्शन के दौरान आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस वक्त आप जानकारी क्या देते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न में जानकारी कुछ और होती है। यह भी एक टिप्पणी थी कि क्या सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह से भरी जा रही है, इलेक्शन के दौरान आप इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो क्या है। ये एक मुझे लगता है कि जरूरी बिंदु है जिसपे खुलकर चर्चा भी होनी चाहिए और खुद राजनीतिक दलों को अपनी एक जो कहें कि एक संहिता बनानी चाहिए कि वास्तव में किस तरह से हम
समाज को ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो विचार कर रहे हैं या जो दिलों के अंदर लोगों में एक बात बढ़ती जा रही है कि राजनीति में भ्रष्ट लोग ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, अच्छे लोग भी राजनीति में हैं, आगे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में। श्याम जी देखिए, लाल बत्ती हटाने की बात हो या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हो जिन्हें चुनाव लड़ने से बाहर करने की बात हो, ये सब अदालत के फैसले के बाद ही हो रहे हैं। ये तीसरी बड़ी बात होगी अदालत की ओर से, तो ये आपको लगता है कि ये कदम सरकार को उठाना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की बातें 5 सितंबर को जब सुनवाई हो रही थी तो कही थी, उन्होंने कहा कि हमने आपको कहा कि शपथ पत्र लेके आइए और उसमें सारा ब्यौरा दीजिएगा। ये जन प्रहरी एक एनजीओ है, उसने एक रिट दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसी की सुनवाई चल रही है। 12 सितंबर का समय दिया है। लेकिन देखिए, जन प्रहरी ने जो सूचनाएं इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है वो बहुत चौंकाने वाली है। आप देखिए, 500 गुना बढ़ने वाली तो घटना बहुत ज्यादा है। 189 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनकी 500 गुना संपत्ति बढ़ी है। उसके अलावा देखिएगा कि वहां पर कहा गया कि 2100% संपत्ति बढ़ी है। आसाम के एक विधायक की 1200% संपत्ति बढ़ी है और करीब 22 सांसद ऐसे हैं जिनकी 500 गुना संपत्ति बढ़ी है। तो उनका सोर्स क्या था, कैसे बढ़ी, क्या हुआ, ये बताने में कहीं भी सरकार और निर्वाचन आयोग स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। तो उन्होंने कहा कि आप 12 तारीख को लेके आइए जानकारी सारी और शपथ पत्र दीजिएगा, क्योंकि बिना शपथ पत्र के कोई भी जानकारी देने से कोई व्यवस्था, अब क्योंकि शपथ पत्र देना है तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि संसद इस पर विचार करेगी और आने वाले समय में कोई न कोई ऐसा नियम संसद पास करेगी। वैसे तो सीमा निर्धारित है कि पार्लियामेंट को इतना खर्च करना है, विधायक को इतना खर्च करना है, लेकिन वास्तविक रूप से वो होता नहीं। वो उससे 100 गुना 1000 गुना तक खर्चा होता है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे प्रदेश में उपचुनाव धौलपुर के हुए तो दोनों ही पार्टी ने जिस प्रकार से खर्चा किया वो सीमाओं का तो कोई निर्धारित तो दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में कोई सही स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्ति चुनाव कैसे लड़े, ये अगर कोर्ट कुछ चीजें गाइडलाइन तय कर देगा तो उसमें पार्लियामेंट, जैसे थोड़े दिन में 3 तलाक पे भी कोर्ट ने कहा है, इस प्रकार से इस पे भी कोई निर्णय ऐसा होगा, उसका अनुपालना संसद को और जो चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन आयोग जो करेगा वो अपने उस पर प्रावधान करेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में कोई न कोई बदलाव निश्चित रूप से आएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन सब चीजों पर बिल्कुल वो एक कहा जाए कि नियंत्रण होना चाहिए कि जो एक बात तो कही जाती है कि स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन वो तो मुझे लगता है कि चाय पानी में खत्म हो जाता है। ये सबको दिखाई देता है, ऑब्जर्वर भी आते हैं, अब तो इनकम टैक्स के ऑब्जर्वर भी भेजे जाने लगे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। अभी तक कोई ऐसा ध्यान नहीं है कि पैसे ज्यादा खर्च करने की वजह से किसी का चुनाव रद्द हुआ हो। रामनारायण मीना साहब हमारे साथ में, पार्लियामेंट और असेंबली दोनों की स्थितियों को से वाकिफ भी हैं, चुनाव भी लड़ा है। मीना साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ा अहम मुद्दा है ये कि संपत्ति में जिस तरह से इजाफा होता है, 1200% अगर संपत्ति में इजाफा हो रहा है 5 साल में, ऐसी क्या चीज हो जाती है कि नेताओं की संपत्ति इतना पैसा आ जाता है? देखिए, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो एक पर्टिकुलर उस स्थिति से पैदा हुआ है, लेकिन क्या ये सही है, क्या ये रिपोर्ट सही है कि एशिया में भारत में करप्शन बढ़ा है, भ्रष्टाचार में इसका रैंक बहुत उसमें चला गया है? तो यदि भारत प्रथम नंबर पे करप्ट देशों में आ जाएगा, स्थिति पैदा होगी। कौन जिम्मेदार इसके लिए? ये प्रजातांत्रिक देश है, राजा तो जिम्मेदार नहीं है, राजा भी वही है जो प्रजा चुनती है। ये अहम मसला है, ये साधारण मसला नहीं है। आपने जिस पॉइंट को उठाया है ये तो सही है कि इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक ही चुनाव आयोग का शपथ जानकारी दी जानी चाहिए, दी जाती है, दी नहीं जानी चाहिए। कोई नहीं देता तो गलती है, ये स्पष्ट है उसमें। और इस ये मुद्दे का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न तो इसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं की, पुलिस ने क्यों नहीं की, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं की, ये बात अलग है। लेकिन ये प्रश्न नेताओं का नहीं है, ये देश की अस्मिता का प्रश्न है, देश की इज्जत का सवाल है। करप्शन की बढ़ोतरी होना किसी देश को कमजोर बनाना है। तो फिर जब हम सरकार कहती है कि हम ईमानदार से काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार ने इसके ऊपर क्यों नहीं एक्ट किया? एक, क्या जिस पूंजीपति के ऊपर सरकार के मुखिया की मेहरबानी, क्या उसकी संपत्ति भी बढ़ी है क्या? ये बड़ा अजीब मामला है जिसको इससे
जोड़ना पड़ेगा यदि देश में ये केवल नेताओं की बात करेंगे। क्या कोई की पोस्ट पे बैठने वाला अफसर किसी रैंक का हो, IRS हो, IAS हो, IPS हो, दूसरी रैंक का हो, वो सीट पे बैठने के बाद उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये मसला सबसे जोड़ करके एक साथ निपटना पड़ेगा। अलग अलग न सुप्रीम कोर्ट टाइम दे सकता है, न कोई गवर्नमेंट टाइम दे सकती है। क्या ये सही है? क्या जो प्रभावशाली लीडर्स है उनके नजदीक के लोगों की संपत्ति बढ़ रही है क्या, भले वो MLA MP नहीं हो? ऐसा यदि हो रहा है तो हम बहुत बुरी दशा में जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद में कतिपय लोगों की, वो भले गुजरात स्टेट के हों, कहीं के भी हों, उनकी संपत्ति बढ़ी है और यह आरोप लगा है कि 30% 40% में उन्होंने कमीशन में नोट बदले गए। और फिर बाद में जब कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से नोट बदले गए, तब ये देश में जिस प्रकार का माहौल बना, मुझे ताज्जुब होता है। ये CBI यहां बैठी है, CBI संस्था आज हमारे देश में मखौल होती जा रही है, जेबी संस्था होती जा रही है। यदि ऐसा हुआ है और ऐसे लोगों के ऊपर कोई छापामारी नहीं हुई, उन्होंने संपत्ति बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, तो फिर कैसे बनी है? इस तरह का भी वातावरण है कि नए नोट जारी होने के पहले किस स्टेज में कहां गलती हुई, ये जनप्रतिनिधि सुनिए, नहीं, इसको जोड़ना पड़ेगा। आप करप्शन को एक जगह नहीं लोगे। आप तो ईमानदार हो, लेकिन आपके जैसे जनप्रतिनिधि आए, ये आप क्यों नहीं कह रहे हो? ये चीज मैं जनप्रतिनिधि की मीडिया की नहीं कह रहा हूं। आपने देखा होगा बहुत से मीडिया घरानों की स्थिति भी क्या हो जाती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं सब पॉइंट्स को जोड़ करके देखना पड़ेगा। आप केवल जनप्रतिनिधि में गाला निकालना, जिस प्रकार से सुप्रीम हमारी संसद है, संसद के कैंटीन के बारे में कहा जाता है, मुझे तो कोई MP दिखता नहीं है। वही लोग दिखते हैं जो प्रचार करते हैं इस बात का कि यार इतना पैसा और इतनी, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता साहब। मैं तो इस पे जाना चाहता हूं कि देश में इन सब बातों को सोचते हुए देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि यदि संपत्ति बड़ी है, वो सांसद या विधायकों की या नेताओं की बड़ी है, बहुत विचारनीय चीज है। इसके ऊपर शपथ पत्र लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को जल्दी निर्णय करना चाहिए, ताकि देश को एक राह मिले। और इससे डर करके जो सारी बातें मैंने जो बताई है, जो इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं है, लेकिन चूंकि मिलती हुई है, हम उनको अलग नहीं कर सकते। करेंगे तो फिर हमारा काम इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, और इस पर जांच होनी नहीं चाहिए, बल्कि ये बहुत भयंकर बीमारी, इस बीमारी का इलाज होना चाहिए, इसकी कुनेम की दवाई देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि ये काम विधायिका का था, उसे तैयार करनी चाहिए थी, कोई इस तरह से करप्शन मुक्त हो सके और वास्तव में एक मैसेज जाना चाहिए था कि बिल्कुल चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक आम जनता में से निकल करके आते हैं, ऐसे कोई पेड़ के लगे पैसे नहीं है जो झूठ करके और अपने खाते में डाल लेते हैं। मैं पंकज जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो कदम सरकार को उठाना चाहिए था वो कोर्ट के माध्यम से आ रहा है, जैसे मैंने लाल बत्ती की बात भी आपसे कही, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव लड़ने से बाहर करने की बात भी हुई, ये सब कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, जबकि ये काम विधायिका का है, राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति का है। ये बिल्कुल देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल ये जो है कम से कम इन चीजों के ऊपर लोगों को देखना चाहिए कि कम से कम जो है कि वो जो ऐसे विषय हैं उनके ऊपर जो है एक सर्वसम्मति बने और उनसे जो है वहां विधायिका से चीज पास हो। लेकिन आपने खुद ने देखा कि आज तक बहुत सारे जो है बिल्स जो है लगातार कहने के बावजूद भी, चाहे वो महिला का जो बिल है, प्रतिनिधित्व का बिल है वो हो, चाहे बहुत सारे हों, लगातार उनके अंदर जो है परेशानियां से रही। मैं लेकिन इन चीजों में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं देखिए दो चीज इसमें कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज ये थी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई ये जो चीजें हैं इन चीजों के ऊपर कितना समय लगना चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखिए कि 1962 में इनकम टैक्स आया, क्योंकि ये जो जांच है, क्योंकि ये जांच सरकार डायरेक्टली क्योंकि उन्होंने हलफनामा सीबीडीटी से मांगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो सीबीडीटी का क्षेत्र है। और सीबीडीटी में आप 1962 से लेकर के आप देखेंगे तो जो 5 साल में चुनाव होता है, उस 5 साल का जो असेसमेंट होके आता है, उसमें वो डिटेल्स आपको तब मिलेंगी जब ऑर्डिनरी असेसमेंट की तो डेट निकल चुकी होंगी। खाली आपके पास में वो जो इंफॉर्मेशंस गैदर की हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज है, एक्ट के अंदर है कि रीजन टू बिलीव होगा कि भाई इस कारण से है, तो रीजन टू बिलीव के लिए आपका एफिडेविट है। और एफिडेविट जब तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो लगभग 148 का जो बेसिकली टाइम पीरियड है वो नजदीक होता है। और कई बार जो है इस कारण से लगातार जो है आपने खुद ने देखा तो पीछे जो है लगातार इन चीजों से बचते रहे। लेकिन वर्तमान में जो अभी कहा, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि आपने आधा अधूरा शपथ पत्र पेश किया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अब तक ये होता था कि बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाती थी कि किन लोगों की संपत्तियां, क्योंकि आज आप देखिए कि जिन लोगों की संपत्तियां 2009 से 14 तक बढ़ी,
है ना। तो 14 का तो बाकी है, लेकिन 2009 का जो असेसमेंट है उसका 148 का टाइम निकल चुका है। उसमें आप नहीं कह सकते कि उसकी बुला करके आप एक्ट में प्रोविजन नहीं है कि 2009 की जो संपत्तियों की भी जो है आज आप दोबारा से जांच कर सके, क्योंकि इनकम टैक्स वो तो सही है वो है। लेकिन अब जो है इन चीजों के अंदर जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर जो है सरकार ने कहा है, सरकार के वकील ने भी कहा है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, जो भी कोर्ट माननीय कोर्ट जो है निर्देशित करेंगे उसकी सरकार, केंद्र सरकार जो है उसकी पालना करेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसे मौके आए जी, आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट का निर्देश होगा सरकार उसकी पालना करेगी। हमारा सवाल यही तो है और कोर्ट का भी सवाल यही है कि सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया इस बात को लेकर। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आपको दूसरी चीज, कोर्ट ने कहने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो तो 12 तारीख लंबे समय पे जा रहे हैं, मैं आ रहा हूं, नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अनाज है ये खराब हो रहा है देश में बहुत सारे, अरे सर लेकिन सभी चीजों की आप पूरा मैं कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं तंज वाली बात अपनी बात करिए योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी भी चीज को, यदि आपके पास में जब चीजें हैं, सरकार के पास में क्या पोजीशन थी, सरकार ने कहा कि हमने 289 लोगों को सर्टिफाइड किया है, इन लोगों की संपत्तियां बढ़ी हुई हैं, इन संपत्तियों के अंदर जिन जिन लोगों की चीजें हैं उनमें जो एफिडेविट्स हैं वो सरकार को भारत, मैं माफी चाहूंगा सर, ये सरकार ने नहीं कहा, ये जो एजेंसी है उसने अपने उसमें दिया। नहीं 289 तो हलफनामे में दिया है, 289 तो सरकार ने दिया है। सरकार वही आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन सरकार का ये माफ करिएगा, अदालत का ये कहना है सरकार से कि जब आपके नोटिस में चीजें आ रही है आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? वो तो एक्शन बताया ना सरकार, क्या एक्शन होगा बताइए। सरकार ने सीबीडीटी को कहा, सीबीडीटी ने कहा कि हमने जो हलफनामा है वो पेश किया है। उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों के विरोधियों की जांच तो नहीं सबकी जांच की है, उनमें सभी लोग नहीं सब लोगों की जांच की है, उसके अंदर बाकायदा उसने बताया कि इतने लोगों की जांच हुई है और इनके अंदर जो है प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी ने कहा जानकारी नहीं दे रहा है। नहीं देखिए सीबीडीटी ने हलफनामा जो दिया सरकार ने कहा जानकारी नहीं दी, उन्होंने कहा कि अधूरा आधा अधूरा है, तो उसके लिए 12 सितंबर का टाइम दिया है। आंकड़े नहीं है तो कैसे कार्रवाई करोगे? अरे देखिए प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि अभी ये भी रोचक बात है, मैं आपको दो चीज कह रहा हूँ श्याम जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए बात यही जब कहा गया, नरसिम्हन जो एडवोकेट थे कि कार्रवाई की गई है, चलिए कार्रवाई की गई है, तो अदालत ने यही तो कहा कि वो कार्रवाई क्या की है, जरा उससे अवगत करा दीजिए कि ये कार्रवाई की गई है। नहीं मीसा भारती का जो फार्म हाउस जब्त हुआ है ना, उसके आसपास बीजेपी के 10 नेताओं के फार्म हाउस है, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है, उससे भारी भारी फार्म हाउस उनके पास कोई अकाउंट ही नहीं है उनका। मैं कहना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि 200 नहीं, वो क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं जब्त किया? आपने सबका 289 की लिस्ट दी है, 289 की लिस्ट नाम बता दो, अरे सर फार्म हाउस के नंबर बता दो। रामनारायण जी 289 की लिस्ट दी है और 289 की लिस्ट सरकार ने दी है। सीमा बता सकते हैं एमएलए के लिए कितनी सीमा और विधायक चुनाव की है, उससे कोई चुनाव खर्च की सीमा, तो उस टाइम पे करना चुनाव खर्च की सीमा है। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो 20 लाख और कितने कर रखी दोनों 80 लाख रुपए वो नहीं अवश्य कर दी होगी, पर 30 और 20 लाख और 80 लाख रुपए, 20 लाख रुपए विधानसभा के लिए, 80 लाख रुपए लोकसभा के लिए, 80 लाख रुपए। तो कहाँ आप देखिए वो चुनाव के दौरान ही कर सकते हैं ना, कम पैसे में क्या चुनाव लड़ा, एक दिन का खर्चा 20 लाख रुपए विधायक कर देता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि रामनारायण जी तो ईमानदारी से लड़ते हैं चुनाव, इनकी तो कह सकते हैं कि कम में लड़ रहे हैं, लेकिन जो धन्ना सेठ और जिस तरह का चुनाव होता है, ज्यादातर लोग पार्टी खुद देती है, पार्टी खुद 50 लाख और 40 लाख रुपए देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो सीमा तो खुद क्रॉस कर देती है। पार्टी खुद 80 लाख की जगह 8 करोड़ देती है, 8 करोड़ देती है दोनों पार्टी ये जानते हैं, लेकिन सांसद और विधायक उनको पता होगा कितना देती है और क्या सभी पार्टी बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोजीशन क्या है, कैसे ये जो। लेकिन आप एक प्रश्न पूछे हमसे, क्या ये करप्शन नहीं है क्या? पहले बीजेपी को 0 चंदा मिलता था, सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? आपको मिलता है ना, जब ये तो संस्कारित लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर गाइडलाइन तय करती है, और निर्वाचन आयोग की पार्टी का इनका नहीं, इनकी पार्टी की कथन करने का अंतर है कि देखो ये करप्ट है। अरे आप भी तो नियम नहीं बना पाए, आप सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, बना हुआ है, उसके तो सारी कार्रवाई की जा सकती है। अफसर ही नहीं है, बदलाव किया तो बताइए। इन्होंने इतने अफसर ही, आपने एक जरूर किया कि आपने अपराधियों को चुनाव लड़ने पर कमजोर पास किया, जो है जो आपने किया देश को चाहते हो जरूर दिखाया, देश की जनता कभी नहीं जरूर दिखाया, उसमें जरूर दिखाया कि साहब एक आदमी गाड़ी लेके देश को सफारी गाड़ी लेके आते हैं, ये देश को पहुंचाने वाले हो। आप मेरी बात को
वाले का हटो, इनको पक्ष ले लो, ये देश को साथ में पहुंचाने वाली पार्टी के सदस्य गलती से शामिल आप हो ना, नहीं उसमें तो आप चले रामनारायण जी, मैं अभी समय कम है आज, मैं रामनारायण जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि चलिए अदालत अपना काम करेगी और सरकार को अपना जवाब देना है, लेकिन मुझे जो रुख लगता है अदालत का, उसके लिहाज से लगता है कोई ना कोई नीति जरूर तय होगी कि जिसके लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा कि आपके परिवार के रिसोर्सेज आपको बताने पड़ेंगे कि आज मेरे पास अगर 2 करोड़ की संपत्ति है, तो जब मैं एमएलए से हट रहा हूं या मंत्री पद से हटता हूं तो वो संपत्ति 2 करोड़ से 50 करोड़ कैसे हो गई, होनी चाहिए। स्वागत है, शुभकामनाएं, सबके पैसे अच्छे होने चाहिए, लक्ष्मी सबके यहां पे आनी चाहिए, लेकिन वो रिसोर्सेज तो बताओगे कि आए कहां से, इस गेट से लक्ष्मी घुसी है, किस विंडो से घुसी है, आपको बताना भी तो पड़ेगा ना कि ये आई कहां से। मैं वो जानना चाहता हूं। तो क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है कि ईमानदार जो लोग हैं उनके लिए भी मुसीबत की बात है, हम मानते हैं इस बात को कि 2 करोड़ रुपए एमएलए के चुनाव में खर्च हो रहा है, उसके बाद में 2 करोड़ तो आपको वो कवर करने और अगली बार के लिए 5 करोड़ और जुटाने, तो करप्ट भी तो ये सिस्टम कर रहा है। ये बात सही है, आपने सवाल खड़ा किया कि ब्यूरोक्रेट्स की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, देता है ना अब तो, अगर नहीं देते हैं और सरकार अगर उसमें भी कहीं पे अगर लचीलापन है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि बताना चाहिए कम से कम उन ईमानदार लोगों के साथ में जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और देश की राजनीति में, विधायिका में अपनी कुछ भागीदारी का एहसास कराना चाहते हैं, वो लोग आज सिस्टम से दूर हो रहे हैं कि पैसा नहीं है उनके पास में। देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन प्रश्न हमारे सामने ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं हो पाती। 10 साल बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमने ये कहा क्या, वो बाइंडिंग माना होते हुए भी नहीं हो पाती। उसका मुख्य कारण है सरकार भी नहीं है। जिस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ बन गया, उस सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए, बहुत अहम चीज है और किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। आज इनके पास स्टाफ नहीं है, एजेंसीज नहीं है, पॉलिटिकल इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया कि लाइक माइंडेड के अफसरों को अपने मंत्रालय में लोग रखते हैं, उनसे कैसे काम उस पर तो रोक लगी। आप प्रधानमंत्री पे तो रोक लगी। वो 4 चपरासियों को करने से प्रधानमंत्री खुद के कार्यालय में क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री का खुद के कार्यालय में स्थिति है क्या, उसके नजदीक आप बीच में आप इस तरह की बात मत लो। मैं आपको आप में हिम्मत हो तो मैं बताता हूँ, जयपुर में बैंकों में जब पैसा गया 1000 के 500 रुपए के नोट, कितना पैसा गया है, जो कि दूसरे लोगों के तो 3-3, 4-4 लाख रुपए हमारे गांव में पड़े हैं बीबी लोगों को। ये 1% की बात बता रहा हूं मैं कि वो मनी ब्लैक मनी थी, कुछ नहीं है। वो 3-3, 4-4 लाख रुपए पड़े हैं गरीब किसानों के, जिनके खेत के इसके डर के भाई हमारे नोटों का क्या होगा, जैसे स्लिंग के टाइम पे हुआ। फिर वो गुजरात के वो लोग जो आप बुरा नहीं मानो तो मैं कह भी सकता हूं, कौन आदमी है जो नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 माना जाता है, और उसके आदमी थे वो, इसलिए उस बात को नहीं आप छेड़े। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सीमा से मतलब बिना किसी बात सबूत भी है। नहीं देखिए, नहीं मैं कह रहा हूँ सबूत नहीं चाहिए, समय राजहित में आपको काम करना चाहिए, राजहित में काम करना चाहिए, पकड़ेंगे राजहित में काम करते हो हमेशा, ऐसा नहीं करना। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम ही उजागर करते हैं। आप इस कार्यक्रम के बाद इनसे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए साहब, बिल्कुल आपका सही पॉइंट है, सही स्थिति है, लेकिन सरकार का, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पालना नहीं हो रही है। कानून है, ऑर्डर है क्या, एक भी ऑर्डर पहले के खिलाफ दिया, अभी बताएं आप लाल बत्ती में उन्होंने जितना कहा उससे ज्यादा किया हमने, लगातार किया सरकार ने। नहीं, सरकार की तरफ से बात कर रहा हूँ आपको। आप प्रधानमंत्री तो 3 साल से बने हो ना मोदी जी, आप थोड़ा सुनिए। अब बनते तभी तो करते हैं, बाकी वैसे पहले कैसे करते भाई, बनते तभी तो करते हैं, पहले तो आप ही कर रहे थे। समय कम है रामनारायण, मैं तो मुद्दे पे आना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कानून में कहीं कोई खामी है, सब चीजों को मिला करके करप्शन बढ़ रहा है, पोजीशन मारने के बाद MLMP का मतलब पोजीशन माना, अफसर का, उनके बारे में कहीं खामी हो तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर को ही कोर्ट ऑर्डर दे, उसके पहले सरकार को चाहिए कि इसकी पहल करके कोई कानून में शक्ति करना हो तो बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, सरकार को इसकी इच्छा शक्ति रखनी चाहिए, ऑटोमेटिक करना चाहिए। पंकज जी, आप 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार को ही नहीं, देखिए अगर आप चार्टेड मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में रिसोर्सेज का खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए कि रिसोर्सेज तो बताइए संपत्ति कहां से आ रही है। बिल्कुल रिसोर्सेज का खुलासा होना चाहिए। मैं तो यहां तक भी हूं, मैं तो यदि रामनारायण जी कहें कि सभी पार्टियां यदि मिलकर के इस पर तैयार हों कि हर एक साल क्यों बेसिकली 5
साल के अंदर एफिडेविट दी जाए, मैं हर एक बताया। साल अपनी साल संपत्ति बताया का यार, और अपनी ये बिल्कुल। जनता की जब आप कैसा मानना रिप्रेजेंटेटिव है तो बेसिकली उसको माना जाना चाहिए कि हर एक साल अपनी संपत्ति की घोषणा करें और एक लिमिट हो कि इस बड़ी संपत्ति को यदि अधिग्रहण करते हैं या बेचते हैं तो उसका डिक्लेरेशन जो है वो जो है अपने पार्लियामेंट में या विधानसभा में दें। बोलना लेकिन चाहिए, इस ये बार ऑर्डर जो है, मंत्री बने उन्होंने नहीं, डिक्लेयर भी किया शर्मा अपनी जी, संपत्ति। श्याम जी, ये ऑर्डर है, पार्टी ने हर कहा साल है संपत्ति की पार्टी ने कहा है, पार्टी ने अपने लेवल पे कहा है कि लोग अपनी चीजों को होती जो है है तो बुराई शेयर नहीं करें है। यहाँ पर। ये तो देश हित में काम हो रहा है तो उसको तो मान लेना चाहिए। चले आखिरी सवाल श्याम जी आपसे मेरा सवाल है, मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में 12 सितंबर का हमें इंतजार करना होगा कि सरकार को जवाब देना है, सरकार को उसके लिए बाध्य किया गया है। क्या लगता है कि वास्तव में एक आवश्यकता है, मुझे लगता है कि जो ईमानदार लोग हैं उनकी भी एक आवश्यकता होगी, हो सकता है कि उसका जरिया ये एनजीओ बन रहा हो, लेकिन इस पे भी गौरनीय विषय है कि इस पे विचार होना चाहिए। अब देखिए योगेंद्र जी, अब प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम 12 तारीख को जा रहे हैं, तो आप सहमति दे दें कि हम उस पर कानून लाएंगे और सारी बात करेंगे। पूर्ण बहुमत तो बहुत जरूरी सारी नहीं चीजें है। हो सकती है। आप तो प्रधानमंत्री एक को अच्छी क्यों पहल बनाना शुरू की चाहते जा हो? रही है जिससे कांग्रेस और बाकी लोग भी ये नहीं कह सकते कि 325 है। हमसे पूछा नहीं गया। तो उसको 12 तारीख जरूरत को ही नहीं है एफिडेविट पूछने दें की। तो ये कहें कि हमने पार्टी में करप्शन सहमति मिटाने बना की ली है इच्छा सभी होती है है। और हम इस पर कुछ न कुछ निर्णय करेंगे। प्रधानमंत्री ये कहे कि हाँ, जो ऐसी सुप्रीम बात कोर्ट कहेगा उसके लिए हम कानून बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। निर्वाचन आयोग भी इसके लिए शामिल है, सभी लोग शामिल होंगे। तो एक अच्छी परंपरा है और अच्छी शुरुआत कही जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खैर चलिए, सरकार का एक स्लोगन है कि ट्रांसपेरेंसी, सबका विकास, सबका साथ। मुझे लगता है कि एक बड़ा कदम होगा अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की पहल जो की जा रही है, निर्देश का इंतजार करें, उससे पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ में बैठक करके, सही फरमा रहे हैं पंकज जी और श्याम जी कि प्रधानमंत्री को इसमें बड़प्पन दिखाना चाहिए कि इंतजार किसी बात का नहीं हो। और मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को वो पेश करना चाहिए कि राजनीतिक दलों ने इच्छा शक्ति के साथ में ये सब चीजें की हैं। और अभी तो रिसोर्सेज तो बताने होगा जो कि लीगल भी है और ये एक बाध्यता भी है कि आपको रिसोर्सेज बताने चाहिए। और बात ब्यूरोक्रेट्स की हो चाहे जनप्रतिनिधियों की, ये सभी की है। बताया जाना चाहिए कि आपके पास में पैसा कैसे है, पैसा तो आना चाहिए। स्वागत है इस बात का। आपके खुशी इंडेक्स के और इंगित भी करता है ये जो पैसा अगर आता है, लेकिन आप रिसोर्स तो बताओगे कि किस बात का। यही सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा निर्देश सरकार को है, जिसका इंतजार भी है कि आखिर फैसला इसमें क्या आता है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया और खास खबर में बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।